जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कणों के निकाय को पढ़ने से पहले हम लोग दृढ़ पिंड के बारे में पढ़ें कि दृढ़ पिंड क्या होता है। देखें, अगर कोई ऐसा पिंड हो तो आपको मालूम है कि प्रत्येक पिंड का निर्माण छोटे छोटे कणों से हुआ होता है। तो अगर एक कण ये है, दूसरा कण ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और इस प्रकार अणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम अंतराण्विक दूरी कहते हैं। तो अगर किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाए, बाहर से बल लगाया जाए, तो यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाए और बाह्य बल लगाने से कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन न हो, तो इस प्रकार के पिंड को ही हम दृढ़ पिंड कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा देखते हैं कि अगर हम किसी पिंड की बात करें तो पिंड का, किसी भी पिंड का एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर पिंड का समस्त द्रव्यमान काम करता है। तो उस बिंदु को ही हम उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो डिफिनीशन हम इस प्रकार देंगे कि किसी भी पिंड का वह केंद्र जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान काम करता है उससे ही उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब हम आपको यह बतलाने जा रहे हैं कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, निकाय का मतलब विज्ञान की भाषा में किसी भी वस्तु को हम निकाय कहते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझें, तो ऐसा निकाय यानी ऐसा वस्तु जिसका निर्माण दो कणों से हुआ हो उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम किसी वस्तु या किसी पिंड की स्थिति को दिखाने जाते हैं तो किसी भी पिंड की तीन स्थितियां होती हैं। उसकी लंबाई भी होती है, मोटाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। इसीलिए किसी भी पिंड को तीन अक्षों के रूप में दिखाते हैं। एक्स अक्ष को हम इधर के तरफ दिखाते हैं और थोड़ा सा नज़दीक हम दिखा रहे हैं। तो देखें, एक्स अक्ष को हम दिखा देते हैं इधर की तरफ, ये एक्स अक्ष है। वाई अक्ष को हम दिखाते हैं ऊपर की तरफ, ये वाई अक्ष है। और फिर जेड अक्ष को हम दिखाया करते हैं नीचे के तरफ, ये जेड अक्ष है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम मान लेते हैं कि कोई निकाय है। देखिए, निकाय यानी वस्तु है और इस वस्तु का निर्माण केवल दो कणों से हुआ है। एक कण यहाँ है जिसका द्रव्यमान m1 है और फिर दूसरा कण यहाँ है जिसके द्रव्यमान को हम m2 मान लेते हैं। और इन कणों, और हम ये भी मान लेते हैं कि m1 बिंदु A पर है और m2 जो है बिंदु B पर है। अब जरा देखा जाए, ये अक्षों का जो कटान बिंदु होता है ये मूल बिंदु होता है और किसी भी कण की स्थिति हम मूल बिंदु के सापेक्ष देखते हैं। तो अगर मूल बिंदु के सापेक्ष कण m1 की जो स्थिति सदिश है, यह स्थिति सदिश अगर कैप r1, कैप के रूप में नहीं बल्कि वेक्टर के रूप में दिखा रहे हैं, वेक्टर r1 है। और इसी तरह से मूल बिंदु के सापेक्ष दूसरे कण की स्थिति सदिश वेक्टर r2 है।
तो अब देखें कि इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। तो ए और बी अगर हम दोनों को मिलावें तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में द्रव्यमान केंद्र होता है। केंद्र को सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखे रहिएगा, अगर कोई ऐसा पिंड जिसका निर्माण दो कणों से हुआ हो तो उसका द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के बीच में होता है। अब अगर इसकी स्थित सदिश को मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थित सदिश को अगर हम RCM मानते हैं, RCM का मतलब सेंटर ऑफ मास की स्थित सदिश, यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थित सदिश हम मानते हैं। तो अगर हमको RCM फाइंड करना होता है तो देखें, RCM ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है वेक्टर RCM। ये सदिश राशियां होती हैं और जितनी भी सदिश राशियां होती हैं उनके ऊपर हम तीर दिखाते हैं। तो हम पहले पिंड का द्रव्यमान लेते हैं और इनटू उसकी स्थित सदिश लेते हैं, फिर दूसरे पिंड का द्रव्यमान लेते हैं और फिर उसकी स्थित सदिश लेते हैं और अपान हो जाता है m1 प्लस m2। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अगर दो कणों का कोई निकाय हो और उसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। मतलब ऐसा निकाय जिसका निर्माण n कणों से हुआ हो। तो n कणों का मतलब क्या हुआ, n कणों का मतलब ये हुआ कि आप जितना कण चाहते हैं, 100, 200, 400, 1000, जितने कण आप चाहते हैं उतने कणों से इसका निर्माण हुआ है। तो ध्यान पूर्वक देखें, हमको इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। इसका द्रव्यमान केंद्र हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा निकाय जिसका निर्माण n कणों से हुआ है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 एंड सो ऑन mn है, जिनका मूल बिंदु ये x अक्ष ये y अक्ष है। तो आपको पता है कि अक्षों का जो कटान बिंदु होता है वो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु O के सापेक्ष उनकी स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, वेक्टर R4 एंड सो ऑन Rn है। तो अगर इनका द्रव्यमान केंद्र बिंदु C पर हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थित सदिश को हम वेक्टर RCM लिख सकते हैं। अब देखें, अगर हमको इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, यानी n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र अगर C हो और हमको इसकी स्थित सदिश ज्ञात करनी हो तो ये वेक्टर RCM इज इक्वल टू ये होता है m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2 प्लस ये हो जाएगा m3 वेक्टर R3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा mn वेक्टर Rn। और इसके बाद यहाँ नीचे इसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस हो जाएगा mn। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये तो फार्मूला हो गया कि अगर n कणों के निकाय, n कणों का कोई निकाय हो तो उसका द्रव्यमान केंद्र इस फार्मूले से हम ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो देखिए, शॉर्ट में सिग्मा जोड़ को हम सिग्मा लगा के लिख लेते हैं।
तो देखें इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, और देखें m1 m2 m3 mn के जगह पे हम mi लिख सकते हैं। इसी तरह से R1 R2 R3 R4 के जगह पे Ri लिख सकते हैं, यहाँ वेक्टर लगा देंगे। और फिर ज़रा ध्यान पूर्वक देके यहाँ i इजकल टू 1 to n कर देंगे। तो सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, और जोड़ किसका किसका जोड़, तो i के जगह पे हम 1 से लिखना शुरू करेंगे और 1 से लिख करके n तक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिग्मा हटाएंगे तो i के जगह पे पहले 1 आएगा, फिर प्लस करके i के जगह पे 2 आएगा, 1 से लेकर के n तक 3 4 5 एंड सो ऑन n आएगा। इसी तरह से हम इस नीचे वाले को हम संक्षिप्त में लिख देते हैं, और ये हो जाएगा सिग्मा i इजकल टू 1 to n, और फिर इसको हम लिख सकते हैं mi। अब एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर इस पूरे पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M हो तो हम यहाँ पर ये जो सिग्मा i इजकल टू 1 to n लिखे हैं mi, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसको ये जो पूरा हम लिखे हैं ना, इसी को शार्ट में लिखे हम यहाँ पर i इजकल टू 1 to n, यानी i के जगह पे 1 2 3 करते जाएंगे। तो सिग्मा का मतलब होता है 1 से लेकर के nवें कण तक का योग। तो यह i के जगह पे 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे एंड सो ऑन n करेंगे। तो अब हम अगर इस पूरे पिंड के द्रव्यमान को हम कैपिटल M मान लें तो यहाँ पर कैपिटल M कर देंगे, और देखें ये हो जाएगा वेक्टर RCM इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 अपॉन कैपिटल M, और फिर ये हो जाएगा आपका सिग्मा i इजकल टू 1 to n, ये हो जाएगा mi वेक्टर ri। तो ये शार्ट में फार्मूला रहा, और ये फार्मूला रहा n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का। हाँ, तो ये जो है यह स्थित सदिश के रूप में यानी वेक्टर के रूप में यह n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें द्रव्यमान केंद्र कार्तीय घटक के रूप में निकालना हो, तो कार्तीय घटक का मतलब 3 अक्ष होते हैं, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। तो अब अगर हमको x अक्ष के रूप में द्रव्यमान केंद्र निकालना हो तो अब यहाँ पे वेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग ये कार्तीय घटक के रूप में निकाल रहे हैं द्रव्यमान केंद्र। कार्तीय घटक का मतलब x y z के रूप में निकाल रहे हैं। जब r के रूप में निकालते हैं तो यह सदिश रूप कहलाता है, और जब x y z के रूप में निकालते हैं तो ये कार्तीय घटक कहलाता है। तो इस प्रकार अगर x CM की वैल्यू हमको निकालनी हो तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपका mn xn। अपान जब आप करेंगे तो अपान हो जाएगा ये आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन mn। तो अगर यहाँ से हम लोगों को यक्ष निर्देशांक यानी द्रव्यमान केंद्र का यक्ष निर्देशांक ज्ञात करना हो तो ऐसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, अगर इसको भी शार्ट में हमको लिखना हो तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे सिग्मा i इजकल टू 1 to n, और फिर ये हो जाएगा आपका mi यक्ष i, और फिर नीचे हो जाता है ये, इसके जगह पे हम कैपिटल M लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है द्रव्यमान केंद्र का यक्ष घटक हमको प्राप्त होता है।
अब अगर इसी तरह से हमको द्रव्यमान केंद्र का y घटक निकालना हो तो y घटक यहाँ लिख देंगे YCM और इसकी वैल्यू जो होगी ये हो जाएगा M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा ये आपका MNYN अपान हो जाएगा। यहाँ नीचे हम सबका द्रव्यमान हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा MN। अब जिसको हम संक्षिप्त में चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा और ये हो जाएगा I इक्वल टू 1 to N और ये हो जाएगा MIYI और अपान हो जाएगा कैपिटल M। अगर इसी तरह से हम z निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ZCM, क्योंकि जब अगर 3 डायमेंशनल कोई वस्तु होती है ना तो उसके द्रव्यमान केंद्र को x, y, z तीनों के रूप में लिखते हैं। तो अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो इस फार्मूले से हम XCM का मान निकालेंगे, y की वैल्यू निकालनी होगी YCM का मान हम इस फार्मूले से निकालेंगे और अगर ZCM की वैल्यू निकालनी होगी तो फार्मूला वही हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा MN ZN और अपान फिर ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा MN। और फिर यहाँ से ZCM की वैल्यू निकालें, अगर इसको भी हम शॉर्ट में करना चाहें तो ये हो जाएगा सिग्मा I इक्वल टू 1 to N और ये हो जाएगा MIZI और अपान हो जाता है टोटल द्रव्यमान। M1 प्लस M2 प्लस M3 के जगह पे आपने देखा कि सिग्मा I इक्वल टू 1 to N MI लिखते थे और यह टोटल द्रव्यमान हुआ करता था कैपिटल M। तो इस प्रकार याद रखे रहिए कि अगर N कणों के द्रव्यमान, N कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना होगा तो अगर स्थित सदिश के रूप में निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और अगर हमको कार्तीय घटक के रूप में ज्ञात करना होगा तो कार्तीय घटक के रूप में XCM, YCM और ZCM की वैल्यू निकाल करके एक जगह ब्रैकेट में कामा के साथ लिख देंगे तो हमको N कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार आज जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।